हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो हमारे जनन होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, जनन के कितने प्रकार होते हैं, जो जनन के प्रकार जो हैं लैंगिक अलैंगिक, उनमें कौन कौन से जो जनन होते हैं वो किस में होते हैं, जो लैंगिक अलैंगिक जनन होते हैं उनमें कौन कौन सी विधियों द्वारा जनन होते हैं, लैंगिक जो जनन होते हैं उनमें कौन सी विधियां होती हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस अध्याय को हम लोग शुरू करने से पहले अगर हमारे YouTube चैनल फ्री क्लासेज पर आप नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे सभी विषयों को बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है और वहाँ पे सभी जो विषय हैं उनके प्लेलिस्ट भी बनाए हुए हैं जहाँ पे आप जाकर सभी विषयों को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमसे कह रहा है कि जीवों के जनन की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें कि जीव जनन क्यों करते हैं। वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी विशिष्ट जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं होते हैं। तो जिस तरह से हम सजीवों को जीने के लिए पोषण, श्वसन और उत्सर्जन जैसे जैव प्रक्रम की आवश्यकता होती है, तो ये सभी जो क्रियाएं होती हैं हमें जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। लेकिन जो जनन की क्रियाएं होती हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर आप देखिएगा तो जीवों को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। इसका मतलब हो जाता है कि खर्च करनी पड़ती है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे। तो हमसे कह रहा है कि जो हमारे संतति उत्पन्न करने के लिए जो अत्यधिक ऊर्जा का व्यय होता है, तो फिर जो हमारे जैविक प्रक्रम है उसके लिए सजीवों को जरूरी नहीं है, तो फिर उस हम क्रिया में प्रक्रम में इतनी ऊर्जा क्यों व्यर्थ करें जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक ही नहीं है। कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश से वैशिष्ट उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। किसी प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। तो कोई भी जीव है, कोई भी प्रजाति है, तो हम देखते हैं तो उनमें जो जीवों की विशाल संख्या होती है वो उनके अस्तित्व है, उनका जो अस्तित्व है उनको हम लोगों को ज्ञान कराती है। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यशिष्ट का मतलब हो जाता है यहाँ पे जीव। तो जो जीव होते हैं एक ही प्रजाति के सदस्य हैं। सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। तो जब एक प्रजाति के सदस्य है वो हम ऐसा क्यों कहते हैं, तो क्योंकि आप देखिएगा तो वो जीव जब एक ही प्रजाति के होते हैं तो वो हमें एक समान दिखाई देते हैं। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। अब हम आगे क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। तो जो जीव होते हैं सेम टू सेम वैसा ही अपने संतति का सृजन करते हैं। इन बातों को हम लोग चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। विभिन्न जीवों की अभिकल्प, आकार, आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो जो डीएनए होते हैं उसका फुल फॉर्म हो जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो ये जो होते हैं वो हमारे शरीर के कोशिका के केंद्रक जो होते हैं उनमें जो गुणसूत्र होते हैं उन्हीं में डीएनए हमारे पाए जाते हैं। ये डीएनए हमारे क्या करते हैं, तो ये जो हमारे अनुवांशिक गुण होते हैं, जेनेटिक्स गुण होते हैं, उनको संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। तो जो अनुवांशिक गुण होते हैं वो हमारे जो जनक होंगे उनसे संतति पीढ़ी में जो आगे की जनरेशन रहती है उसमें वो जाते हैं। कोशिका के अंदर
डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। तो जो हमारे कोशिका के अंदर केंद्रक होते हैं उनमें डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना जो होती है वो निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी। तो जो हमारे शरीर में होते हैं वो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होने के कारण ही हमारे जो शारीरिक अभिकल्प होते हैं उनमें भी अलग अलग होते हैं, विविधता देखने को मिलती है। आगे, अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। तो जो जनन की प्रक्रिया होती है उसकी मूल घटना क्या है? तो डीएनए की प्रतिकृति बनाना, माने डीएनए की समरूप ही संतति बना देना ही क्या है, माने उसी गुण का वो हमारा क्या है, जनन का मूलभूत घटना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। तो डीएनए की जो प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं जो होती है वो विभिन्न रासायनिक जो क्रियाकलाप होती हैं वो करती है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृति बनती है तथा उनके एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। तो जब आप देखते हैं तो जो हमारे जनन होते हैं उनमें कोशिका में डीएनए की दो प्रतिकृति बनती है तथा उनके एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। परंतु डीएनए की एक प्रति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रकर्मों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन होता रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है। विलग का मतलब होता है कि वो अलग हो जाती है। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। तो जो कोशिका होती हैं वो एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती। यह दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान होते हैं, तो ये दोनों कोशिकाएं जो होते हैं वो एक समान होते हैं, परंतु क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रक्रिया कितनी यथार्थ से संपादित होती है। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती है। अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए की प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नताएं आएगी। परिणामतः बनने वाले डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होंगी, परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ भिन्नताएं इतनी उग्र हो कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए। इस प्रकार की संतति कोशिकाएं मर जाती है। तो इस प्रकार की जो संतति कोशिकाएं रहती हैं वो क्या होती हैं, तो वो मर जाती है। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती हैं, अतः संतति कोशिकाएं एक समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। तो जो संतति कोशिकाएं होती हैं एक समान होते हुए भी वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। विभिन्नताओं का महत्व, तो विभिन्नता का क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समशिष्ट पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अवरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति की समशिष्ट में के अस्थायित्व का संबंध जनन से है, परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना उसके कुछ उदाहरण है। यदि समशिष्ट अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत के कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी अवस्था में समशिष्ट का समूल विनाश होना भी संभव है। परंतु यदि समशिष्ट के जीवों में कुछ भिन्नताएं होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावनाएं हैं। अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समशिष्ट तथा वैश्विक उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, तो अधिकतर जीवाणु यथेष्ट मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोध क्षमता वाले कुछ परिवर्तित ही जीव रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं।
अतः भिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उपयोगी है। तो हम कह सकते हैं कि जो भिन्नताएं होती हैं वो किसी भी स्पीसीज के लिए, प्रजाति के लिए क्या होती हैं, उनकी उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती हैं। जैसे कि जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीवाणु होते हैं, अगर उनको हम लोग अगर ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मीकरण के कारण अगर मान उनका बढ़ेगा तो क्या होंगे, वो जीवाणु अत्यधिक जो होंगे, जीव होंगे, वो मर जाएंगे। लेकिन परंतु उष्ण प्रतिरोधी व क्षमता वाले जो जीव होंगे, जैसे जो गर्मी में ही रहने का आदी होंगे, वो क्या करेंगे, उस क्षमता में परिवर्तन करके परिवर्तित हो जाते हैं और उसको वो झेल लेंगे और जीवित रहेंगे तथा वो वृद्धि भी करते रहेंगे। तो भिन्नताएं जो होती हैं कि किसी भी जीव के लिए उत्तरजीविता को बनाए रखने में भी उपयोगी होती है। अब हम आगे देखते हैं एकल जीवों में प्रजनन की विधि। तो जो एकल जीव होते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें प्रजनन की क्या क्या विधि है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उनके सारी विधियों को हम लोग बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो ईस्ट की वृद्धि एवं दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि। तो पहले क्रियाकलाप में हमारा ईस्ट की वृद्धि है तथा दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए, ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। तो इस पर चर्चा करने के बाद जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जाने कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों के जनन की विधि उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। तो कोई भी जीव है, उसकी जो जनन की अभिक्रिया होती है, जनन की विधि होती है, वो शारीरिक बनावट पर निर्भर करती है। तो हमारा जो जनन की विधि है उसमें सबसे पहला विधि आता है विखंडन। तो विखंडन क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है कि कोशिका का विभाजन होता है या विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रक्षेपित किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। तो जो विखंडन होते हैं उनमें क्या होता है, तो जीवाणु होते हैं, जो प्रोटोजोआ हैं, उनका कोशिका विभाजन हो जाता है और वो समान बराबर दो भागों में बंट जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। तो जो अमीबा होते हैं, जैसे अमीबा है, तो उनका क्या होगा कि विभाजन किसी भी तल से, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ, तो किसी भी तल से अमीबा जो होते हैं उनका विभाजन हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं, परंतु एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोरे के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया, परजीवी, प्लाज्मोडियम जैसे अनेक अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। तो हम बहुखंडन जो जीव होते हैं वो एक कोशिक जीव में एक साथ में अनेक जो संतति उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग बहुखंडन विधि कहते हैं। यह भी प्रजनन की दूसरी विधि है। आगे हम देखते हैं कि दूसरी ओर ईस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 7.1 में देख चुके हैं। जैसा कि आप चित्र देखिए 7.1a में ये अमीबा के में जो द्विखंडन जो प्रजनन की विधि है वो होती है। तो अमीबा जो होते हैं वो कहीं से भी जो द्विखंडन कर सकते हैं किसी भी अंग से। आगे हम 7.1 के बी में देखेंगे तो लेशमानिया जो होते हैं उनमें भी द्विखंडन की विधि द्वारा प्रजनन होती है, जबकि प्लाज्मोडियम होते हैं उनमें क्या होता है तो बहुखंडन विधि द्वारा उनमें प्रजनन की विधि होती है। आगे हमारा खंडन है। तो खंडन क्या होते हैं इसे समझने के लिए अब हम क्रियाकलाप 7.4 को देखते हैं। किसी झील अथवा तालाब जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता हो, जिसमें तंतु के समान संरचनाएं हो, उससे कुछ जल एकत्र कीजिए। एक स्लाइड पर तथा अथवा 2 तंतु रखिए। इन तंतुओं पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालकर कवर स्लिप से ढक दीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का परीक्षण कीजिए। क्या आप स्पाइरोगाइरा तंतुओं में विभिन्न ऊतक पहचान सकते हैं? सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। तो जो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो जनन की विधि होती है वो भी सरल होती है। उदाहरण के लिए
स्पाइरोगाइडा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 7.4 के प्रेक्षण के आधार पर क्या हम इसका कारण खोज सकते हैं, परंतु यह सभी बहुकोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है। तो बहुत सारे हमारे आसपास में बहुकोशिकीय जीव होते हैं, तो ये सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं होते हैं। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिक जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है। तो बहुत सारे जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो सिर्फ जो होते हैं वो विभिन्न कोशिकाओं के समूह मात्र ही नहीं होते हैं, उनमें विशेष कार्य करने हेतु विशेष कोशिकाएं जो होती हैं वो संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती है तथा ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थितियों में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यापक हारिक है। अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। अब हम आगे देखते हैं तो हमसे कह रहा है बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। तो जो विभिन्न प्रकार की हमारे बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं वो विशिष्ट प्रकार के कार्य करती है और वो विशिष्ट कार्यों में दक्ष होती है, माने सर्वोत्तम होती है। यह सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण, उचित पारिस्थितिक में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। अब हम आगे पुनरुद्धरण या पुनः जनन के बारे में देखेंगे तो हम देखते हैं कि पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। तो जो पूर्ण रूप से विभेदित जीव होते हैं उनमें कायिक जो भाग होते हैं उनसे विशेष प्रकार के जो जीव उत्पन्न होने की एक अलग ही क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाते हैं अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो उसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणी में यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो ये प्रत्येक टुकड़े क्या होते हैं, विकसित होकर एक पुनर्जीव का निर्माण कर देते हैं। यह पुनरुद्भवन कहलाता है। यही जो प्रक्रिया होती है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाती है। पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनाते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है। तो जो उनमें परिवर्तन होता है वो बहुत ही व्यवस्थित क्रम में होता है जिसे परिवर्धन कहते हैं। तो व्यवस्थित क्रम में होते हैं इसीलिए हम क्या कहते हैं, परिवर्धन कहलाते हैं। परंतु पुनरुद्भवन जनन के सामान्य नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। अब हम आगे मुकुलन के बारे में देखते हैं। तो मुकुलन क्या होते हैं? तो जैसे हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। तो जो हाइड्रा होते हैं वो क्या करते हैं कि पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग करके वो मुकुलन विधि द्वारा जनन करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा चित्र 7.4 में हाइड्रा में मुकुलन। तो ये हाइड्रा में मुकुलन जो होते हैं तो किसी एक भाग से ये मुकुलित होकर अलग हो जाते हैं और एक नए जीव का निर्माण करते हैं, वृद्धि करते हैं और जो उभार होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कायिक प्रवर्धन। तो जो कायिक प्रवर्धन होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में भी विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। तो बहुत सारे आप पौधों को देखिएगा तो उनमें जो कुछ भाग होते हैं जैसे कि जड़,
तना, पतिया, ये सभी जो होते हैं उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के लिए करते हैं। तो जो अधिकतर जंतुओं होते हैं उनके उल्टा जो एकल पौधे होते हैं इस क्षमता का उपयोग करके जनन विधि की रूप में काम करते हैं। पर्तन, कलम, रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में किया जाता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं तो कायिक जो प्रवर्धन होते हैं उनमें पर्तन, कलम और रोपण जैसी जो विधियां होती हैं उनको हम लोग कृषि कार्य में भी उपयोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन द्वारा लगाए गए पौधे में बीजों द्वारा उगाए गए की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। तो जो कायिक प्रवर्धन होते हैं उनके द्वारा जो जीवों का या पौधों का विकास होता है उनमें बहुत जो पुष्प होते हैं, फल होते हैं वो जल्दी लगने लगते हैं बीजों की अपेक्षा। बीजों की अपेक्षा क्या होता है तो उनमें जो फल और पुष्प लगने के समय होते हैं वो बहुत जल्दी होने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोग हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। तो ये वैसे पौधे के लिए हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके होते हैं। उनमें हम कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति करते हैं या जो अलैंगिक जनन होता है उनका उपयोग करते हैं। आगे कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे अनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं। और कायिक परिवर्धन का एक और हम लोगों को फायदा होता है कि जो कायिक परिवर्धन द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं तो उनके जो अनुवांशिक गुण होते हैं वो जनक पौधे की समान होते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं अगर हमने कोई आम का पौधा लगाया है, अगर वो अच्छे क्वालिटी का फल दे रहा है तो जो उसके हम लोग कायिक परिवर्धन करके उसके नए पौधे बनाएंगे तो सेम टू सेम उस आम के पौधे का ही गुण जो होगा हमारे नए पौधे में आ जाता है बीजों की अपेक्षा। अब हम आगे क्रियाकलाप 7.5 को देखते हैं। एक आलू लेकर उसकी सतह का निरीक्षण कीजिए। क्या इसमें कुछ गर्त दिखाई देते हैं? आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि कुछ तो यह गर्त हो और कुछ में नहीं हो। एक गर्त का मतलब होता है कि जब आप आलू को देखते हैं तो कहीं कहीं से छोटे छोटे जो अंकुरन निकले होते हैं वही हमारा क्या कहला जाते हैं, गर्त कहलाते हैं। एक ट्रे में रुई की पतली परत बिछाकर उसे गीला कीजिए। कली का जो कली निकले होते हैं वही क्या है, हमारा गर्त है या कलिका भी कह सकते हैं। टुकड़े को एक ओर बिना गर्त वाले और जहाँ नहीं होंगे वो उसको हम लोगों को कहाँ रखना है, दूसरी ओर रखना है। अगले कुछ दिनों तक इन टुकड़ों पर होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षण ध्यान रखिए कि नमी रुई में नमी बनी हो। वे कौन से टुकड़े हैं जिनसे हरे प्रहोर तथा जड़ विकसित हो रहे हैं। तो जो कलिका वाले पौधे होंगे या गर्त वाले होंगे उनसे जो प्रो होगा, जड़ होगा वो जल्दी विकसित होते हैं। इस प्रकार ब्रायोफिलम की पत्तियों की ओर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है तथा नए पौधे विकसित हो जाते हैं। अब हम आगे क्रियाकलाप 7.6 को देखते हैं। एक मनी प्लांट लीजिए, इसे कुछ टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि प्रत्येक में कम से कम एक पत्ती अवश्य हो। 2 पत्तियों के मध्य वाले भाग के कुछ टुकड़े काटिए। सभी टुकड़ों को एक सिरे को जल में डुबो कर रखिए। अगले कुछ दिनों तक उनका अवलोकन कीजिए। कौन से टुकड़े में वृद्धि होती है तथा नई पत्तियां निकलती है, आप अपने प्रेक्षण में से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब हम आगे उत्तक संवर्धन को देखते हैं। तो उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। तो जो उत्तक संवर्धन होते हैं उनमें क्या होता है, तो जो तकनीक में जो पौधे के उत्तक होते हैं अथवा उसकी कोशिकाओं जो होते हैं वो पौधे के शीर्ष के जो वर्धमान भाग रहते हैं उनके भाग को अलग करके नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यमों में रखा जाता है। और ऐसे कोशिकाओं को हम लोग कहाँ रखते हैं, तो कृत्रिम पोषक जो आर्टिफिशियली रूप से हम उसे भोजन दे सकते हैं, पोषक दे सकते हैं, वहाँ हम लोग रखते हैं, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर नए कोशिकाओं का छोटा सा समूह बनाता है। जिससे क्या होता है कि उनकी जो कोशिकाएं रहती है वो विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा सा समूह बनाती है, जिसे कैलस कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त
एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। तो जो हमारे पास कैलस होते हैं उनको वृद्धि और विभेदन के लिए हम लोग हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं, रख देते हैं। आगे पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाए। जिससे क्या होते हैं, वो धीरे धीरे मिट्टी में रोपने के बाद वो ग्रो करके धीरे धीरे विकसित रूप से पौधे बन जाते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः आप देखिएगा तो जैसे हमारे सजावटी पौधे जो होते हैं उनमें उत्तक संवर्धन द्वारा हम लोग उनके वृद्धि करते हैं या ग्रोथ बढ़ाते हैं। अब हमारा आगे है बीजाणु समासंघ। क्या है बीजाणु समासंघ? तो बीजाणु समासंघ क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। तो बहुत सारे जो हमारे पास सरल बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। क्रियाकलाप 7.2 में ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी। यह राइजोपस का कवक जाल है। तो जो उन पे ब्रेड पर हमने देखा था नमी के कारण जो रचनाएं बनी थी वो क्या थी? तो वो राइजोपस जो कवक का एक जाल था। यह जनन के भाग नहीं है परंतु ऊर्ध्व तंतु का पर सूक्ष्म गुच्छ माने गोला संरचनाएं जनन में भाग लेती है। ये गुच्छ बीजाणुधानी है। तो ये जो गुच्छ होते हैं वो क्या होते हैं? तो गुच्छ बीजाणु कहलाते हैं, जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। चित्र 7.6 में आप देख सकते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। तो ये जो बीजाणु होते हैं वो वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव का उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगते हैं। अब तक जनन की जिन विधियों की हमने चर्चा की उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव से होता है। इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे जनन की कई विधियों के बारे में चर्चा की, जैसे हमने द्विखंडन देखा था, बहुखंडन देखा था, मुकुलन देखा था, खंडन देखा था, कायकी प्रवर्धन है, बीजाणु समासंघ है। तो ये सभी जो है कि एक जनन की विधि है। तो इन जनन की विधियों में क्या हो रहा है? तो उन सभी में एक नई पीढ़ी का सृजन हो रहा है, जन्म ले रहे हैं केवल एकल जीव द्वारा। तो यहाँ पर हमने देखा था तो ये सभी जो थे कि एकल जीव थे या सरल बहुकोशिकीय जीव एकल जीव थे। तो उनमें जो विधि हो रही थी इस प्रकार के ही जनन को हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। इस तरह से इस पार्ट 1 में हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा और जीवों में जनन कैसे होते हैं, एकल जीवों में उनके बारे में हमने देखा। तो अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे और विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि लैंगिक जनन में कौन कौन से अंग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, या लैंगिक जनन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय।